हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इंटर्नशिप सेशन 1 में प्रेजेंटेड बाय यस इन्फीवे। माई सेल्फ अभिषेक रंजन, ट्रेनिंग हेड ऑफ यस इन्फीवे। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है वास्तु शास्त्र। अगर मैं बात करूं हमारे नॉन टेक की या फिर जितने भी वर्किंग हैं, सिविल हो, आर्किटेक्ट हो, इंटीरियर डिजाइनर हो या फिर हमारे जितने भी पर्सन्स हैं जो कंस्ट्रक्शन करवाते हैं किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी स्ट्रक्चर का, सबके लिए वास्तु एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, जिसका मतलब होता है वास, अवर लिविंग। सो अगर हम बात करें हमारे मैने इंटर्नशिप की, सो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे इंटर्नशिप में सबसे पहला जो चीजें हैं कि वास्तु का हमारी जिंदगी पे सबसे बड़ा रोल क्या है। सबसे पहले मैं बात करूं वास्तुशास्त्र के रोल की, तो वास्तुशास्त्र एक प्राचीन साइंस है जिसमें अगर मैं बात करूं प्लानिंग की, किसी भी स्ट्रक्चर की या फिर किसी भी रेसिडेंशियल में हमें पीसफुल रहने की, तो यहाँ पर वास्तु का हमारी जिंदगी पे बहुत बड़ा रोल है। वास्तु की अगर रिकमेंडेशन की बात किया जाए तो वास्तु दो तरीके से किया जाता है। एक होता है जहां पर हमारे जो पुराने चार वेदों का हमने जिक्र किया है, लाइक शाम वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और आपके ऋग्वेद, ये चारों वेद से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उससे हमारा वास्तु बनता है। और इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है साइंस से रिलेटेड और दूसरा जो हम फॉलो करते हैं वो होता है हमारा अकॉर्डिंग टू वास्तु। ये दो चीजें हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अगर मैं बात करूं अपने आगे के पॉइंट्स की, यहाँ पर जैसा कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारा ये प्राचीन विज्ञान है जो हमारे लिविंग को बताता है कि हमें किस तरह से रहना है हमारी पर्सनल लाइफ में। ठीक है। और यहाँ पर अगर बात किया जाए वास की, तो सेकंड जो हमारा पॉइंट दे रखा है कि द वर्ड वास्तु इज डिराइव फ्रॉम द रूट ऑफ वास, मतलब हम जहाँ रहते हैं, जहाँ पर हमारा वर्क होता है, दैट इज कॉल्ड वास्तु। अगर वास्तु की अगर हम आगे के पॉइंट्स की बात किया जाए, तो वास्तु को इस तरह से हम डेराइव कर सकते हैं जहां पर ह्यूमन और गॉड दोनों को एक जगह पॉइंट पॉइंट किया जाता है, दोनों एक जगह रहते हैं, दैट इज कॉल्ड वास्तु। वैसे ये संस्कृत लिटरेचर से लिया गया है और जितने भी पुरानी चीजें हैं उनसे हम रिलेट करके अपने जीवन को आगे रिलेट करके आगे कंटिन्यू कर पाते हैं यूज ऑफ वास्तु। अगर बात करें हम आगे के पॉइंट्स की, तो वास्तुशास्त्र जो है 8000 साल पुरानी सभ्यता है। ठीक है। यहाँ से पुरानी चीजों में जो मैंने आपको बताया कि वेदों के थ्रू हमने वास्तुशास्त्र को बनाया गया। वास्तुशास्त्र के पीछे क्या स्टोरी है, इसे किस तरह से अपनी लाइफ में यूज किया जाता है, इसके क्या क्या रूल और रेगुलेशंस हैं, इन सारी चीजों के बारे में आगे पढ़ेंगे। हमारे जितने भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, वहाँ आइदर वो आर्किटेक्ट हो या फिर इंटीरियर डिजाइनर हो या फिर सिविल से हो, ये सारी जो चीजें हैं यहाँ पर वास्तु का बहुत बड़ा रोल है। अगर मैं बात करूं आगे की, तो आईआईटी खड़गपुर जो हमारे इंडिया का सबसे पुराना कॉलेज है, यहाँ पर भी वास्तु के बारे में अब एक नेक्स्ट टॉपिक लिया गया है। एक नेक्स्ट एकेडमिक ईयर्स में ये जो सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ाया जाएगा। और इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आगे की, तो यहाँ पर जो सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओ हैं, उन्होंने भी वास्तु के बारे में ऑल ओवर द वर्ल्ड और साइंस के बारे में लोगों को समझाया है कि वास्तु का रियल लाइफ में, हमारी लाइफ में क्या बड़ा इम्पैक्ट है। इसके बाद अगर बात किया जाए, इसके बाद में अगर बात करूं वास्तु की, तो आईआईटी ने इसे दो पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है। अगर दो मॉड्यूल्स की अगर मैं बात करूं, तो एक होता है आपका बी आर्च और सेकंड जो किया गया वो है एम आर्च में। इसमें दो चीजें हैं, एक होता है आपका अंडर ग्रेजुएट और दूसरा जो होता है वो होता है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन। तो इन दोनों चीजों में आपका किस तरह से इसमें हम यूज करेंगे वास्तु का, ये सारी चीजों के बारे में बताया गया है।
अगर मैं बात करूं इंजीनियरिंग लेवल की, तो यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो अंडर ग्रेजुएट लेवल को पढ़ाया जा रहा है, और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में यहाँ पर जिसे सोलर प्रिंसिपल कहा जाए या फिर स्केल डायग्राम्स, जहाँ पर आपका इसे बहुत हॉली माना जाता है। अगर हम बात करें हिंदू ओरिजिन में, यहाँ पर जो बेसिक चीजें हैं, लाइक अगर मैं बात करूं स्वास्तिक की, तो स्वास्तिक के पीछे क्या लॉजिक है, इसमें किस किस चीजों का, किस किस भगवान का मतलब कंक्लूजन, और इसमें क्या रिजल्ट देखे गए हैं, इन सारी चीजों पे भी हम डिस्कशन करेंगे आगे के पॉइंट्स पे। अगर मैं बात करूं, कोई भी हम अगर प्लॉट लेते हैं या फिर कोई भी मकान खरीदते हैं, उससे पहले सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि का वास्तु के अकॉर्डिंगली ये मकान जो है वो परफेक्ट है कि नहीं है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट की, तो वास्तु इज द इंडियन एंशिएंट साइंस विच इज यूज्ड फॉर प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड बाइंग ऑफ एनी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम कोई भी चीज का अगर प्लानिंग कर रहे हैं, डिजाइनिंग कर रहे हैं, वहां पर वास्तु बहुत बड़ा रोल अदा करता है। यहाँ पर जितने भी रेसिडेंशियल या फिर हाउसेस, कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, जैसा कि आपने सुना भी होगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दक्षिण मुखी हनुमान जी। दक्षिण मुखी हनुमान जी का क्या मतलब है कि उनका जो फेस है वो दक्षिण साइड है, ठीक है, और उसके सामने जो है, जो भी ह्यूमन बीइंग होते हैं वो जो प्रे करते हैं, तो इन सारी चीजों के डायरेक्शंस भी बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। अगर बात करें हमारे इंजीनियरिंग लाइफ में, सो यहाँ लिखा है वास्तु इज द साइंस विच हेल्प टू इंजीनियरिंग टू फाइंड एग्जैक्टली वेयर एंड विच रूम्स शुड बी एंड इज ट्रूली इन कोऑर्डिनेट विद द नेचर। जितने भी हमारे रूम बनाए जाते हैं रेसिडेंशियल में, बेडरूम हुआ, किचन हुआ, या फिर आपका गेस्ट रूम हुआ, या फिर किड्स रूम हुए, ठीक है, सो यहाँ पर बालकनी कहाँ दी जाती है, ठीक है, किचन किस डायरेक्शन में होता है, और यहाँ पर वास्तु कहाँ कहाँ हम किस तरह से यूटिलाइजेशन किया जाता है, ये सारी चीजों को हम समझेंगे। हम ऐसा कभी भी कोई मकान नहीं खरीदना चाहेंगे जिसमें कोई वास्तु दोष हो। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, और सबसे जो कहा जाता है वास्तव में इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज कॉल्ड वेंटिलेशन, जहां पर सूरज की किरणें आ सके, हमारा एयर फ्लो मैक्सिमम हो सके। उस केसेस में क्या होता है कि हम मकान खरीदने की ऐसी ही कोशिश करते हैं जहां पर सारी चीजें इजी गोइंग हो, हमारे पास रोशनी की पूरी व्यवस्था हो। तो ये सारी चीजों की इंपॉर्टेंस वास्तु में हमेशा से रहती है। अगर बात करें वास्तु पुरुष की, वास्तु पुरुष वो चीज है जहां पर हमारे जितने भी डायरेक्शन होते हैं, ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, कि यहाँ पर 8 नंबर ऑफ डायरेक्शंस दे रखे हैं। 8 डायरेक्शंस किस तरह से दिया जाता है, यहाँ पर हमारा ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है, यहाँ पर हमारा वेस्ट है, यहाँ पर हमारा नॉर्थ है, और ये हमारा साउथ डायरेक्शन है। इन सारे डायरेक्शंस को रिलेट करते हुए कुछ डायरेक्शन और क्रिएट होते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। तो यहाँ पर हमारे सारे कोऑर्डिनेट जो हैं, और ये जो सारी चीजें हैं, डिफरेंट गॉड्स का यहाँ पर रिलेट किया गया है, और इसके थ्रू वास्तु पुरुष का किस तरह से जन्म हुआ, इन सारी चीजों पे भी हम डिस्कशन करेंगे। अगर मैं बात करूं 8 नंबर ऑफ डायरेक्शंस की, तो सबसे पहला जो आता है, आप जैसे ये 4 डायरेक्शन तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये डायरेक्शंस को बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर सबसे आता है सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में क्या है, दैट इज कॉल्ड ईशान कोण। ईशान कोण क्या होता है कि जहां पर पानी का मतलब दायरा होता है, और यहाँ पर कोई भी चीजें, जैसे हम मीठा पानी या खारा पानी की जो भी टैंक वगैरह बनाए जाते हैं, वो घर के अकॉर्डिंगली इस डायरेक्शन में अच्छा माना जाता है। उसी तरह साउथ ईस्ट की अगर बात करें, साउथ ईस्ट क्या होता है, ये अग्निकोण कहलाता है, ठीक है, यहाँ पर आपका फायर से इसको रिलेट किया गया है। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे अगर मैं बात करूं, किसी भी आदमी का अगर जैसे नॉर्थ ईस्ट में अगर वो बैठता है, और उसको जो एंग्री है वो बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है, तो वहां पर उस केस में क्या किया जाएगा कि जैसे मान लीजिए कि अगर उसका माइंड बहुत गर्म रहता है, तो उस केस में क्या है कि वहां पर उसका अग्नि दोष है। अग्नि दोष में क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए, यहाँ पर अग्नि और पानी को रिलेट करते हुए, यहाँ पर उसके जो वास्तु है उसको दोष को हटाया जा सकता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट की, तो नॉर्थ वेस्ट को जो रिप्रेजेंट किया गया है, वो किया गया है आपका वायु से।
अब वास्तु पुरुष को आगे जाने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वास्तु पुरुष थे कौन, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, ठीक है? तो बिना देरी किए चलिए इसे समझते हैं। वास्तु पुरुष की अगर मैं बात करूं, कहा जाता है हिंदू धर्म में बहुत पहले भगवान शिव और एक राक्षस था जिसका नाम था अंधकासुर। इन दोनों के बीच बहुत बड़ा घमासान युद्ध हुआ, ठीक है? और वहां पर इतने ये लड़ाई इतनी लंबी थी कि भगवान शिव को इसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ी। जब इनसे सब परेशान थे, एज ए ह्यूमन या फिर भगवान जितने भी लोग थे सब इससे परेशान थे, तो भगवान शिव ने इससे फाइट किया और फाइट करने के बाद जब अंधकासुर खत्म हो गया, तब भगवान के पसीने की दो जो बूंदे हैं वो धरती पे जा गिरी। धरती पे जैसे ही गिरी उससे एक राक्षस पैदा हुआ जिसका नाम था महाभूत। महाभूत वो था जिसका कद काठी में इतना बड़ा था कि उससे राक्षस, भगवान या फिर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उससे बहुत ज्यादा डरा करते थे। तो अब इसके लिए आपको, जैसा कि सब जानते हैं कि दुनिया में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों जो हैं वो इस लोक को चला रहे हैं, ये सारी चीजें क्रिएट कर रहे हैं, तो ऐसा माना जाता है। तो अगर मैं बात करूं ब्रह्मा, विष्णु, महेश की, तो ब्रह्मा के बारे में जैसा हमने सबने समझा है कि ब्रह्मा जो है इस पृथ्वी के क्रिएटर है, जहां पर जो भी चीजें हो रही हैं सब उनकी बदौलत ही चल रही है। तो ब्रह्मा को जो माना जाता है वो है क्रिएटर के तौर पे। विष्णु की अगर मैं बात करूं तो विष्णु भगवान के बारे में कहा जाता है कि वो जो साइकिल क्रिएट होता है, जो क्रिएटर के बाद जो साइकिल जनरेट होता है, वो विष्णु जो है उनको पूरा कंट्रोल करते हैं। और सबसे लास्ट में आते हैं महेश, जिसे शिव का भी रूप बोला जाता है। वहां पर भगवान शिव इन सारे साइकिल्स को देखते हैं और इसको कंट्रोल करते हैं। और अगर मैं बात करूं इस फाइट की आगे की, तो यहाँ पर जब आ, महाभूत की जब पैदा हुआ, जब बड़ा हुआ, तो सब लोग भगवान ब्रह्मा के पास गए सॉल्यूशंस के लिए कि क्या किया जाए कि इस आदमी, ये जो आदमी है इसको इस सृष्टि से खत्म करें। सब भगवान ब्रह्मा जो थे उन्होंने कहा कि इसको, महाभूत जो राक्षस है, इसको उल्टा मुंह जम धरती पे गिरा दिया जाए। तो इसके लिए इसको जब उल्टा मुंह धरती पे गिराया गया, तो जैसे ही उल्टा मुंह धरती पे गिराया गया, तो जो वास्तु पुरुष थे उन्होंने जाके ब्रह्मा से माफी मांगा कि बताइए भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई कि आपने मुझे इस तरह से किया। मैंने तो किसी ना ह्यूमन बीइंग को परेशान किया, ना भगवान को, ना किसी राक्षस को। तो भगवान ब्रह्मा जो थे उन्होंने उनको वर दिया कि जिस जिस जगह तुम जाओगे, ठीक है, मैं तुम्हें ऐसी धरातल पे भेज रहा हूं जहां पर तुम्हारा, मतलब हर जगह जो है वो तुम्हारा वास रहेगा, तुम पूजनीय होगे। किसी भी, अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें तो हम वास्तु पुरुष को सबसे पहले मानते हैं। और जितने भी आपके मकान हो या फिर प्लॉट हो, तो उससे पहले हम भूमि पूजन करते हैं। उसके पीछे यही सारे लॉजिक्स थे। अगर मैं बात करूं हमारे आने वाले आगे पॉइंट्स की, सो इस धरती पे अगर आने वाले, अगर अब मैं पॉइंट्स की बात करूं तो इस धरती पे 5 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। पहला जो होता है दैट इज कॉल्ड अर्थ। सेकंड जो आता है वो आता है वाटर। थर्ड जो आता है दैट इज कॉल्ड फायर। फोर्थ जो है वो है आपका एयर। एंड फिफ्थ वन इज स्पेस। अगर मैं बात करूं, यहां पर अगर आप ऊपर स्क्रीन पे देखें तो दो चीजें हैं। यहां पर आपके पास अगर आप देखें, फायर और वाटर का जो कॉम्बिनेशन बनता है उससे बनता है पित्त। इसके बाद अगर मैं बात करूं अर्थ और वाटर की बात किया जाए तो इसके कॉम्बिनेशन से बनता है कफ। और यहाँ पर एयर और स्पेस के कॉम्बिनेशन से जो बनता है वो होता है वट। अगर बात किया जाए कि इस कॉम्बिनेशन के पीछे क्या लॉजिक है, मैं आपको वो समझाना चाहूंगा। जितनी भी चीजें हैं, जैसे अगर आप इस सृष्टि की बात करें, इस धरती की बात करें, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है अर्थ का। अर्थ में जो भी चीजें हैं, जैसे इस धरती पे अगर पूरी तरह से वो बंजर है, हम अगर उसमें एक्स्ट्रा पानी डालने से कभी ये पॉसिबल नहीं है कि वहां पर मैक्सिमम पेड़ पौधे पनप जाएं। उसके लिए हमारे हर चीज दुनिया में बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर जो अर्थ है, अर्थ के बाद जो सेकंड जो चीज ली गई है वो है वाटर। वाटर इसलिए लिया गया है कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ में हम
पानी डाल के उसमें कोई भी अगर बीज को बोते हैं, ठीक है, उससे हमारा जो है पेड़ पौधे या फिर ग्रीनरी जिसे कहा जाता है वो जनरेट होती है। ग्रीनरी जैसे ही पनपेगी वो ग्रोथ करेगी, ठीक है, और उससे वो जो पनप के जो बनने वाला है दैट इज कॉल्ड ट्री, ठीक है। और ट्री बनने के बाद वहां पर उस ट्री को हम जैसे ट्री जैसे ही बड़ा हो जाएगा तो उसके जो वुडन्स हैं उसको हम जला सकते हैं, उसको हम फायर कर सकते हैं। फायर के बाद सबसे जो साथ में जो चीजें होती हैं वो होता है एयर। एयर किस तरह से, जितने भी अगर मैं बात करूं पेड़ पौधों की, तो ऑक्सीजन जो लेवल बढ़ाता है वो बढ़ाता है हमारा पेड़, ठीक है। तो यहाँ पर जो एयर को रिलेट किया गया है वो है ऑक्सीजन से, हवा से। तो यहाँ जो ये सारी चीजें हो पा रही हैं वो इन सारे प्रोसीजर के बाद अर्थ देन वाटर देन आपका ट्रीज पनपे जिससे हम फायर कर सकें, और उसके साथ आया एयर। और जब भी हम किसी फायर को ट्रीज को फायर करेंगे तो उसमें जो ऐश बनने वाला है, जो आपका ऐश बनता है, उससे वो जो जाता है स्पेस में, और स्पेस जो है जो हमारा धरातल है उससे बनते हैं मिनरल्स और ये सारी चीजें। तो ये जो कहा जाता है ये एलिमेंट्स के बिना हमारा जीना पॉसिबल नहीं है, और ये जनरल लाइफ में हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो जिंदगी है इसी के भरोसे चल पा रही है। तो सबसे पहले समझते हैं अर्थ के बारे में। अगर मैं बात करूं अर्थ की, तो अर्थ हमें यानी जो हमारा धरातल है या फिर जो भूमि है, ठीक है, या पृथ्वी है, इसका किस तरह से सिलेक्शन करना होता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये सारी चीजों पे भी पढ़ेंगे। हमारी जो लैंड है वो फर्टिलाइज फर्टाइल होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, और इसका मतलब अगर हम इस पे कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं या फिर कोई मकान या बिल्डिंग बनाते हैं तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है अर्थ के एलिमेंट्स। तो इसे कहा जाता है पृथ्वी तत्व, और इसकी अगर मैं बात करूं तो लिखा हुआ है कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ वास्तुशास्त्र विथ मैक्सिमम एनर्जी, क्योंकि इस धरती से सारी एनर्जी जनरेट होती है। आइदर आप एयर की बात करें, आइदर आप ऑक्सीजन की बात करें, आइदर आप फायर की बात करें या फिर स्पेस की बात करें, ये जो सारी चीजें हैं ये सारा एक साइकिल है जिससे एनर्जी जनरेट होती है। तो उसके लिए हमें सबसे पहला जो रिक्वायर्ड होता है वो होता है अर्थ, और इसका वास्तुशास्त्र में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर एनालिसिस की, सॉइल की, प्लॉट की, साइज की, शेप की, तो यहाँ पर हमें जब भी कोई बिल्डिंग बनाते हैं उसके पीछे सिलेक्शंस हमारे बहुत बड़े इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। अगर मैं बात करूं कुछ आगे पॉइंट्स की, यहाँ पर आता है मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि हमारे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स पे भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आगे की बात करते हैं कुछ चीजों की, जैसे यहाँ पर लिखा गया है रिलेटेड सेंस। यहाँ पर जैसे कोई भी चीजों को हम स्मेल करते हैं या फिर हमारे मसल्स, बोन, टेथ स्ट्रक्चर, तो ये जो सारी चीजें हैं यहाँ पर कनेक्टेड चक्र रूट, तो ये जो सारी चीजें हैं वो वास्तु के लिए एक पॉइंट्स हैं जिससे हम इसके रिजल्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है आपका वाटर। तो वाटर की अगर बात किया जाए तो जैसे हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं या फिर कोई बिल्डिंग्स बनाते हैं तो यहाँ पर वाटर रिसोर्सेस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर वाटर एलिमेंट की, तो इसे जल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इससे जो रिलेटेड रिसोर्सेज हैं वो है आपका रेन, रिवर, सी, और इसे डिफरेंट फॉर्म में अगर हम देखें तो लिक्विड में हो सकता है, सॉलिड में आइस की तरह हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है, कॉम्पैक्ट हो सकता है, कोल्ड और गैस। जब भी वेपोराइज होता है तो ये स्टीम और क्लाउड के थ्रू भी जाया जाता है। अगर मैं बात करूं डायरेक्शंस की, तो डायरेक्शन जो सबसे अच्छा माना जाता है दैट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट। इससे रिलेटेड जो सेंसेस हैं वो है आपका टेस्ट, टच, साइट, और इससे जो हम जो सेंसेस को डिटेक्ट करते हैं उसके लिए हम टंग का यूज करते हैं। और साथ ही साथ अगर लिक्विड फॉर्म में बात करें, अगर हमारी बॉडी में यूरिन, प्लाज्मा, और ये हमारे बॉडी वेट में भी बहुत बड़ा वर्क करता है। इसके बाद का जो पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड फायर। अगर मैं बात करूं वास्तु के अकॉर्डिंगली फायर को दो चीजों में रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला जो है वो आपका सूरज की किरणें, जिससे आपका जिसे अग्निकोण और वो सारी चीजें जो हम रिलेट करते हैं, तो यहाँ पर फायर का एक तो ये कहा जाता है। और दूसरी जो चीजें हैं, जहां पर मैं बात करूं किसी भी वुड को अगर हम जलाते हैं
तो वहां पर भी उसे फायर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर बात करें यहाँ पर फायर एलिमेंट की, तो यहाँ पर लिखा भी गया है कि फायर सर्कुलेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। तो यहाँ पर दो चीजें हैं कि लाइट और हीट से रिप्रेजेंट किया गया है। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट, तो आपका जो सन है वो मेन सोर्स है आपकी लाइट का। एंड द हीट फॉर अस केयर शुड बी टेकन दैट द बिल्डिंग्स हैज कांस्टेंट सप्लाई ऑफ लाइट, तो आपकी जो बिल्डिंग है उसमें कांस्टेंट सप्लाई हो लाइट की। इट्स ए कंप्लीटली सेफ फॉर फ्रॉम फायर। कंस्ट्रक्शन मटेरियल सिलेक्शन in a such a way that is fit for living comfortably in both session in summer as well और winter as well। so यहाँ पर जो है it is not destroyed by lightning। तो ये जो चीजें हैं कि हम ये जो रिसोर्सेज हैं वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय दीज थिंग्स। जो सूरज है आप उसे कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, जो रोशनी है वो कांस्टेंट आपके जीवन पे आ सकेगी। सो ये जो सारी चीजें हैं इसको फायर से रिप्रेजेंट किया गया है। अगर मैं बात करूं डायरेक्शंस की, तो डायरेक्शन जो है वो आपका साउथ ईस्ट सबसे अच्छा माना जाता है, और इसके जो रिलेटेड सेंसेस हैं वो है आपका साई। इसके बाद आता है आपका एयर से, जहां पर किसी भी अगर बात करें स्ट्रक्चर की, बिल्डिंग्स की, तो यहाँ पर एयर का बहुत बड़ा रोल है। इसके पीछे रीजन ये है कि जब भी आपकी सूरज की किरणें पड़ती हैं या फिर आपको वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट होती है या फिर आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको नेचर पे अपनी डिपेंडेंसी रखनी पड़ती है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जो यूज आने वाली चीज है एयर, और इससे जो रिलेट करती है वो है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन। इसके बाद बात करें एयर की, तो यहाँ पर जितने भी लिखा हुआ भी है जैसे कि एयर इज एसेंशियल एलिमेंट फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स, ठीक है। हमारी दुनिया में जितने भी लोग जी रहे हैं वो एयर की बदौलत जी रहे हैं। इट इज एसेंशियल टू हैव करेक्ट सप्लाई, करेक्ट टेम्परेचर, प्रेशर, करेक्ट परसेंटेज ऑफ ह्यूमिडिटी इन द एयर फॉर बोथ काइंड ऑफ कंफर्ट्स, ठीक है। तो हमारी कंफर्ट के लिए इसका करेक्ट टेम्परेचर, प्रेशर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और अगर बात करूं ये फिजिकल और मेंटल के लिए, मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है कि यहाँ पर एयर एलिमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है इन वास्तुशास्त्र। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो ब्रह्म स्थान इसमें सबसे अच्छा माना जाता है। और अगर हम बात करें स्पेस की, तो इसका जो जैसे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका स्पेस। अगर कहा जाता है कि जितने भी स्पेस बनाए जाते हैं, लाइक मैं एग्जांपल की बात करूं एक घर की, तो वहां पर आपका जो मेन स्पेस होता है वो होता है आपका हॉल। हॉल को सेंटर में इसलिए रखा जाता है क्योंकि वहां जो है मैक्सिमम घर के सारे वर्क होते हैं और सबका एक्सेस उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लाइक अगर आप चिल्ड्रन रूम्स की बात करें उसका भी एक्सेस, किचन हुआ, बेडरूम हुआ या फिर टॉयलेट हुआ, सबसे ज्यादा जो एक्सेस रहता है वो हमारे हॉल में रहता है, इसलिए हमारे लिए स्पेस सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर बात करें कि therefore as a safe size construction and direction of building should be such as they have sufficient space for healthy and comfortable living, तो हमारे लिए स्पेस की सबसे ज्यादा जरूरत है। और लिखा हुआ है नो पार्ट ऑफ द बिल्डिंग शुड बी रिमेन विदाउट स्पेस, तो आप विदाउट स्पेस आप मतलब इजीली नहीं रह सकते। ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखते हुए किसी भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हम क्रिएट करते हैं। अगर हम बात करें आगे की स्लाइड्स की, सो यहाँ पर पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ वास्तुशास्त्र इन टुडे लाइफ, कि हमारी लाइफ में वास्तुशास्त्र का क्या रोल है। अगर मैं बात करूं वास्तुशास्त्र की, तो आप इसे कह सकते हैं कि ये हमारी जो सोल है, जो हमारी आत्मा है, उसको रिप्रेजेंट करता है। लाइक अगर हम एक कोई बिल्डिंग बनाते हैं या मकान बनाते हैं, तो वहां पर हमारी आत्मा का वास होता है, और अगर वो आत्मा खुश है तो उससे रिलेटेड होने वाली सारी चीजें, हमारे हेल्थ हुई, वेल्थ हुई, इलनेस हुई, ये सारी चीजें जो है ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती। लेकिन अगर हमारे घर में किसी भी तरह का वास्तु दोष हो, तो हमारे सक्सेस में, हमारे लीडिंग लाइफ में, या फिर हमारे होने वाली जो सरकमफेरेंस है, वो सारी चीजें हमारे अकॉर्डिंगली नहीं हो पाती। वास्तुशास्त्र की अगर मैं बात करूं तो ये एक चीजें मान सकते हैं कि ये डिवाइन पावर है जो हमारी थिंकिंग, हमारे एक्शंस को रिप्रेजेंट करती है हमारे जनरल लाइफ में। अगर हम किसी भी बात करें बिल्डिंग की, तो वास्तु पुरुष में जितने भी डायरेक्शंस हैं और उसके जितने भी डिफरेंट गॉड्स हैं, लाइक अगर मैं बात करूं, हम जैसे कहते हैं कि नॉर्थ साइड में
हमारा अलमीरा रहना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि नॉर्थ जो फेस होता है वो कुबेर का साइड कहलाता है, वहां पर धन की प्राप्ति थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, सो इसको रिलेट करते हुए हर डायरेक्शंस के अपने अपने सेगमेंट्स इन्होंने बना रखे हैं, जहां पर हम डिफरेंट गॉड्स को अप्लाई करते हैं ताकि हमारी जो रियल लाइफ है उसमें परिवर्तन और ग्रोथ हो सके। अगर मैं बात करूं आगे की, जैसा कि मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि यहाँ पर जो डायरेक्शंस हैं वो डायरेक्शंस हमारे टोटल नंबर ऑफ 8 हैं, जहां पर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं किसी भी मकान की, तो ये जो आप सेंटर पॉइंट देख रहे हैं इसे ब्रह्मा से रिप्रेजेंट किया गया है, जहां पर जितना भी स्पेस है वो यहाँ पर अवेलेबल होता है। और अगर मैं बात करूं किसी बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग में भी सेम चीजें होती हैं कि हमारा जो हॉल होता है वो हमारे सेंटर पॉइंट पे अवेलेबल होता है। उसी तरह हम बात करें अग्नि की, यहाँ पर 4 अगर पॉइंट्स और देखे जाएं तो साउथ ईस्ट में हमारा अग्नि होता है, साउथ वेस्ट में हमारा पृथ्वी होता है, नॉर्थ वेस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अवेलेबल है वायु। वायु की अगर बात किया जाए तो इसे वुड से रिप्रेजेंट किया गया। वुड से रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि यहाँ पर जितने भी वुडन और काठ जिसे बोला जाए इस धरती पे, जिसे ट्रीज या ग्रीनरी बोला जाए, उससे रिप्रेजेंट किया गया है, जिसके थ्रू हमें ऑक्सीजन या फिर नेचुरल एनवायरनमेंट या फिर जो कहते हैं मन की जो शांति होती है या जो पीस हमें मिलता है, ये सारी जो चीजें हैं वो वायु के थ्रू होता है। इसके बाद आता है आपका ईशान कोण, जहां पर आपका जल और ये सारी चीजें अवेलेबल होती है। और आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे। इसी तरह के वीडियोस हम आगे कंटिन्यू करेंगे और हमारा सिलेबस इसी तरह आगे चलता रहेगा। चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हम वास्तु के बारे में चीजों को और एक्सप्लोर कर सकें और जो चीजें हैं हम उसको सॉल्व आउट कर सकें। थैंक यू सो मच।